भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 2 विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में गॉस की प्रमेय पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे। प्यारे छात्रों, एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम गॉस की प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे छात्रों, एक बार हम गॉस की प्रमेय को दोहरा लेते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 बराबर निर्वात की विद्युतशीलता। और प्यारे छात्रों, अगर गॉस की प्रमेय की समीकरण की हम बात करें तो समीकरण आती है φE बराबर Q/ε0 या ε0। तो ये तो थी गॉस की प्रमेय और उस पर आधारित जो सूत्र है या जो गणितीय रूप है उसको हमने देखा। अब हम गॉस की प्रमेय पर आधारित या गॉस साहब ने जो सूत्र दिया उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 की घात -7, 10 की घात -7, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। तो कूलाम है, इसका मतलब ये कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है? ये आवेश का मात्रक है। और आगे भी लिखा है 1 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन, आकृति पे ध्यान दीजिएगा, घन जिसको क्यूब बोला जाता है। अभी हम आगे इस पर डिस्कस भी करेंगे और एक जो है चित्र के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पुनः देखिएगा, 1 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। पूर्ण विराम। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। क्या ज्ञात करना है प्यारे छात्रों? हमें ज्ञात करना है घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना। कितना वैद्युत फ्लक्स जो है घन के पूरे पृष्ठ से होकर गुजरेगा और किसकी सहायता से करना है? गॉस की प्रमेय की सहायता से। यानी हमें गॉस साहब ने जो समीकरण दी थी प्रमेय के बाद, उसका हमें प्रयोग करना है और इस आंकिक प्रश्न को हल करना है। फिर कहता है यदि आवेश केंद्र पर नहीं है, आवेश जो है वो केंद्र पर नहीं है। किसके केंद्र पर नहीं है? घन के केंद्र पर नहीं है। यानी केंद्र के अलावा कहीं भी अंदर रखा है लेकिन केंद्र पर नहीं है, तब कहता है कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में तो हमें घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। दूसरे भाग में हमें यह बताना है कि यदि आवेश जो है घन के केंद्र पर नहीं है तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। क्या विद्युत फ्लक्स उतना ही होगा या विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो प्यारे छात्रों, पहले हम इसके पहले भाग को देखते हैं। ब्रैकेट में आपको ε0 का मान दिया है और प्यारे छात्रों, आपको ε0 का मतलब पता है?
यह है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान आपको प्रश्न पत्र में दिया रहेगा। क्या मान है? 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आइए प्यारे छात्रों, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो जो अंकीय प्रश्न को हल करने का जो तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, उसके अनुसार हम चलते हैं। हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है आपको? आवेश का मान दिया है Q बराबर 1 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, ठीक है। और भुजा दी है, भुजा का मान, भुजा कितनी दी है? घन की भुजा कितनी दी है? 1 मीटर। अच्छा, सेकंड स्टेप में घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी आपको फाई ई का मान निकालना है, ठीक है। अब प्यारे छात्रों, ये बात स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि ये जो आंकिक प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न पत्र जिस समय आपके सामने होगा वर्ष 2021 में, उस समय आपको ये पता नहीं रहेगा कि ये गॉस की प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्न है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं रहेगा। वीडियो में तो हमें पता है कि आज का जो वीडियो है, आज की जो कक्षा है, वो गॉस की प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्नों से संबंधित है। लेकिन जब आपके समक्ष वर्ष 2021 में भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा, तो आपको प्रश्न के साथ साथ, यानी प्रश्न को समझने के साथ साथ यह भी समझना पड़ेगा कि यह कौन से सूत्र पर आधारित है, कि यह कौन सी प्रमेय पर आधारित है। तो इसका तरीका यह है कि उस प्रश्न को आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे। हम एक बार पुनः पढ़ते हैं। 1 गुणा 10 की घात -7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। प्यारे छात्रों, वैद्युत फ्लक्स का एक बेसिक सूत्र है, वो ये है कि वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। एक हमारे समक्ष ये भी सूत्र है, लेकिन प्यारे बच्चों, इस सूत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है और प्रश्न में कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको नहीं दी है। तो जाहिर है कि इस सूत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस सूत्र के द्वारा भी हम फ्लक्स की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? विद्युत फ्लक्स का एक सूत्र और है जो गॉस साहब ने दिया था। वो क्या है कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है आवेश बट्टे एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। इसमें आवेश आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये आवेश है। क्या इसमें एप्सिलॉन 0 का मान दिया है? बिल्कुल दिया है। तो जाहिर है कि इस प्रश्न को हल करते समय हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप? कि फाई ई बराबर है, ये देखिए, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करो। एक बार पुनः हम गॉस की प्रमेय को देखते हैं कि किसी बंद पृष्ठ, यहां पर बंद पृष्ठ किस रूप में है? घन के रूप में है। किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर हो गया Q/ε0। Q का मान लगा देंगे, क्या दिया है आपको? 1 गुणा 10 की घात -7। ε0 का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो प्यारे छात्रों, अगर हम इसको हल करें तो ये मान आता है
1.13 गुणा 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह आपके लिए गृह कार्य हो जाएगा। आप इसको हल करेंगे और इतना मान आप ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो पहले भाग का उत्तर हमें मालूम चल गया है। बहुत आसान है। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय कहती है। क्यू का मान हमने रख लिया 1 गुणा 10⁻⁻7 कूलम और एप्सिलॉन 0 का मान आपको दिया है। प्यारे छात्रों, हमने दिया है में भुजा का मान भी लिखा था और लेकिन भुजा का यहां प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है ना? चूंकि सूत्र में कहीं भी भुजा का जिक्र नहीं है, तो इससे कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो पहले भाग का उत्तर हम प्राप्त कर चुके हैं। अब आइए इसके दूसरे भाग की ओर चलते हैं। दूसरा भाग क्या कहता है कि यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा? प्यारे छात्रों, घन के अंदर या किसी भी आकृति के अंदर आवेश कहीं भी रखा हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, घन के अलावा अन्य आकृतियां, उनके अंदर आवेश किसी भी पोजीशन में रख लीजिए, कहीं पर भी रख लीजिए, केंद्र पर है अथवा नहीं है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे आप? तब विद्युत फ्लक्स कितना होगा? उतना ही होगा। उतना ही होगा। कितना होगा? जितना पहले आया है। क्यों? क्योंकि आवेश जो है वो कहीं पर भी रखा हो, फ्लक्स उतना ही गुजरता है, उतना ही होगा, क्योंकि वह स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, फ्लक्स आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। गुजरने वाला फ्लक्स, उत्तर क्या लिखेंगे इसका? कि विद्युत फ्लक्स आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत फ्लक्स आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, तो चाहे घन के केंद्र पर रखा हो या और कहीं रखा हो, फ्लक्स उतना ही रहेगा। तो प्यारे छात्रों, गॉस की प्रमेय पर आधारित हमने पहले आंकिक प्रश्न को हल कर लिया है। अब आइए दूसरे आंकिक प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं ये क्या है। प्रश्न है, यदि एक कूलाम का स्थिर विद्युत आवेश, स्थिर माने रुका हुआ है, विद्युत आवेश आप समझते हैं 1 मीटर, फिर से देखो भुजा दी है, पहले भी 1 मीटर भुजा दी थी और अभी भी 1 मीटर भुजा दी है, वाले घन, फिर से आकृति क्या दी है? घन के केंद्र पर स्थित है। तो फिर से केंद्र पर स्थित है, घन के किसी एक फलक, प्यारे बच्चों आप फलक शब्द पहले सुन चुके हैं या पहली बार सुन रहे हैं? संभवतः आपने पहले सुना होगा, क्योंकि आपने घन पढ़ा है तो आपने फलक भी पढ़ा होगा। फिर से इस पर डिस्कस कर लेंगे कि फलक होता क्या है। किसी एक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स घनत्व की गणना करो। अब ये नया शब्द क्या आ गया? फ्लक्स घनत्व क्या होता है और फलक क्या होता है? फलक और फ्लक्स घनत्व थोड़े मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन अंतर है, बहुत अंतर है इनमें। फलक क्या है और फ्लक्स घनत्व क्या है? फ्लक्स आप पहले से परिचित हैं, लेकिन घनत्व की परिभाषा हम लगा देंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम देखते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, पहला चरण दिया है। क्या क्या दिया है? आवेश का मान दिया है, कितना है? 1 कूलम, और भुजा दी है, कितनी दी है? 1 मीटर दी है। आकृति क्या है? घन है। अब वो कहता है कि घन के किसी एक फलक क्या है? ये देखिए, मैं आपको इस उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। ये बजाज का हमारे पास एक एलईडी बल्ब का खोखला बॉक्स है।
प्यारे छात्रों, हालांकि ये बॉक्स जो है वो घनाभ की आकृति का है, घनाभ की आकृति का है, लेकिन आपको ये एज्यूम करना है, यहां पर ये मानना है कि इसकी जो सारी भुजाएं हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो क्या है, सब बराबर है। अगर हम इसको यहां से इतना काट देते हैं तो ये बिल्कुल सारी चीजें, सारी पोजीशंस बराबर हो जाएंगी। अब देखिए, ये मान के चलते हैं कि ये घन है, तो फलक क्या है, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए इसकी एक भुजा, एक वर्ग जो है ये है, इसको मान के चल रहे घन है। तो ये आपको वैसे आयत दिख रहा है, ये वाली पोजीशन आयत दिख रही है, लेकिन ये पोजीशन क्या है, ये आयत है, लेकिन वास्तव में हमने इनको घन माना है, तो ये सब इसके बराबर होंगे। तो एक इसका एक साइड ये हो गई, एक पृष्ठ गिनते रहिएगा आप, एक, इसको एक लिख लेते हैं, इसको हम एक लिखते हैं, एक, और इस पृष्ठ को हम दो लिखते हैं, दो, और इसको पृष्ठ को लिखते हैं तीन, और इस पृष्ठ को लिखते हैं चार। ठीक है ना। इस पृष्ठ को हमने क्या लिख लिया, पांच, और इस पृष्ठ को लिख लिया हमने छह। फिर से देखेंगे कहां से चले, यहां से चले, पृष्ठ नंबर एक, ठीक, और पृष्ठ नंबर दो, और पृष्ठ नंबर तीन, और पृष्ठ नंबर चार, और पृष्ठ नंबर पांच, तो पृष्ठ नंबर छह। प्यारे छात्रों, इन पृष्ठों को ही, ये पृष्ठ ही किसी भी घन के फलक कहलाते हैं। फलक क्या कहलाते हैं, फलक कहलाते हैं, फेस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेस, चेहरा। तो किसी भी घन में कोई भी घन आकृति होगी तो कुल फलकों की संख्या बताइए, कितनी संख्या पर स्टॉप किया था हमने। जैसे पासा देख लीजिए आप, पासा आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में पासा जब फेंकते हैं आप, तो वो सबसे अच्छा उदाहरण है घन का। तो उसमें अधिकतम अंक कितना लिखा रहता है, 6 लिखा रहता है, ठीक है ना। तो किसी भी घन के 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। आप क्लियर, आप समझ गए होंगे कि फलक किसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है फेस, FAC। अब दोनों सवालों में अंतर भी करिएगा आप, कि यहां पर हम कैसे कर रहे हैं, यहां पे क्या पूछा जा रहा है, और इस वाले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहले वाले प्रश्न पे गौर करेंगे तो वो कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से बात कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, किसी एक फलक से गुजरने वाला। तो प्यारे छात्रों, जब हम एक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो हमें फलकों की संख्या मालूम होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा कि किसी भी घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय यहां लगाएंगे। ये स्पष्ट हो चुका है कि यहां भी गॉस की प्रमेय लगानी है। हालांकि आपको प्रश्न पत्र में दिया नहीं होगा कि यह सवाल गॉस की प्रमेय पर आधारित है, आपको पता करना पड़ेगा, सवाल को बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जब जितना आप अभ्यास करते जाएंगे सवालों का, उतनी आपकी समझ भी विकसित होती जाएगी। तो घन के 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी घन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, घन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का अर्थ यही है, 6 फलकों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। पहले वाले सवाल में उसने सीधा सीधा पूछ लिया था कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, लेकिन यहां पर वो फलक की बात कर रहा है, तो हमें फलकों की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो किसी भी घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय से Q/ε0। तो 1 से कितना होगा, तो आपके मन में बिल्कुल जवाब आ गया होगा, सर ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो हम लिखते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, एक फलक, फलक को पृष्ठ भी कहते हैं, फेस भी कहते हैं, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या 6 फलकों से, क्योंकि घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों से गुजरने वाला, 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना,
कितना, गॉस के प्रमेय से Q अपॉन एप्सिलॉन 0 चूंकि लिखेंगे, इसीलिए ये चूंकि का निशान है। ये देखिए, फिर से देखिए, ये होता है चूंकि। अगर ये बिंदी जो है ऊपर चली जाए तो ये हो जाता है इसीलिए, ठीक है ना, चूंकि और इसीलिए। इसलिए एक फलक से, अब यहाँ पे बहुवचन आ गया, 6 फलकों हो जाएगा, तो यहाँ चूंकि एक है तो हो जाएगा एक फलक से, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। यही प्यारे छात्रों उत्तर है। ये भी उत्तर सही है। और आप Q का मान लगा देंगे 1 कूलाम और एप्सिलॉन 0 का मान लगा देंगे 8.85 गुणा 10 की घात -12, तो आपका पूर्ण रूप से उत्तर आ जाएगा। तो ये भी आपका गृह कार्य हो जाएगा। पहले भी आपने गृह कार्य, आपको केवल चेक करना है कि ये उत्तर सही है कि नहीं। दूसरे सवाल का गृह कार्य क्या है, एक उत्तर हमारा आ चुका है। अब हमें Q का मान कितना रखना है, यहाँ पर 1 कूलाम, और एप्सिलॉन 0 का मान कितना रखना है, 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है ना। तो इसका जो अगला भाग है वो है, हमें ये थोड़ी ज्ञात करना है विद्युत फ्लक्स, तो थोड़ी ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है फ्लक्स घनत्व। ये देखिए, इसमें घनत्व छुपा हुआ है। तो घनत्व का अर्थ, प्यारे छात्रों, आपको पहले भी पता है, मालूम है कि पृष्ठ घनत्व, घनत्व का मतलब क्या है कि हमें यह देखना है कि उस आकृति के कितने भाग पर वो आवेश जो है फैला हुआ है, कितने क्षेत्रफल पर। कितने भाग का मतलब है कितने क्षेत्रफल पर। तो आकृति है घन, फिर से देखिएगा, आकृति है घन, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर, ऊंचाई भी 1 मीटर। लेकिन हमें क्षेत्रफल, घनत्व में क्षेत्रफल आता है, आयतन नहीं आता है। और घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल समान होगा। कितने फलक बताए, 6 फलक। हर फलक का क्षेत्रफल कितना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करो या भुजा का वर्ग करो, क्योंकि ये आकृति क्या बनी, एक वर्ग बनी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होगा। और लंबाई कितनी है, 1 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर। तो 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फ्लक्स घनत्व की गणना करेंगे तो हम, जो हमारा ये उत्तर आया है, इसको जो है क्षेत्रफल से भाग करेंगे। और क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, बराबर 1 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल भी कितना आ गया, एकांक आ गया। तो फ्लक्स घनत्व कितना आएगा, इस वाले जो हमने फ्लक्स निकाला है, इसको इस क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो प्यारे छात्रों, उत्तर यही आएगा।